स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है देवेंद्र क्लासेस है यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि मस्त होंगे। टॉपिक हमारा करंट अफेयर्स का है, जैसा कि थंबनेल से आपने देख लिया होगा। करंट अफेयर्स का टॉपिक है और करंट अफेयर्स में हम टॉप 10 क्वेश्चंस की बात करेंगे जो प्रत्येक दिन राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय अथवा राज्य के स्तर पर जो घटनाएं होती हैं, जो समाचार पत्रों में होता है या जो सुर्खियों में है, उन प्रश्नों की, उन पॉइंटों की मैं आपके सामने चर्चा करता हूं। ये आपके लिए भी सरल रहेगा, इजी रहेगा। सिर्फ 10 या 15 क्वेश्चंस को याद करना और नोट्स बनाना साथ के साथ, है ना। जो पर डे की आगे पीछे 2, 3, 4 दिन की घटनाएं हैं वो मैंने कवर की हैं इसमें, तो देखते हैं और जुड़े रहें लास्ट तक इस क्लास में। करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है हमारे यहाँ, आप जानते हैं एक बल है, एक फोर्स है। एक फोर्स नहीं है, फोर्स तो बहुत सारी है भारत में, उसी में से एक है CISF। कौन सी है? CISF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इसका नाम है ना। क्या नाम है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। क्योंकि जो औद्योगिक प्रतिष्ठान है हमारे भारत के, है ना, उन पर यह सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है CISF। तो पहली बार CISF की जो महानिदेशक बनाई गई है, चीफ बनाई गई है भारत के इतिहास में, वो एक महिला को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? एक महिला को, विमेन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इस तरीके के पॉइंट ही करंट अफेयर्स में बनते हैं। CISF की स्थापना 1969 में हुई थी भारत में। 1969 से, यानी कि 1969 से CISF अब तक काम कर रहा है। ठीक है, ये एक फोर्स है हमारी। तो देखिए, पहली बार CISF की स्थापना भी लिख लेना 1969 में। ठीक है, की कमान नीना नामक महिला ने संभाली है। क्या नाम है इनका? नीना नामक महिला ने कमान पहली बार CISF की संभाली है। ठीक है, अभी जो हेड करेंगी पूरे भारत में CISF को, वो कौन करेंगी? ये करेंगे नीना, इनका नाम है, जो इन्होंने कमान संभाली है CISF की। नंबर 1। दूसरा पॉइंट है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। भारत में, हमारे देश में अंतरिक्ष से संबंधित शोध करने वाले, अन्वेषण करने वाले या इसके बारे में जानकारी देने वाले जन्मदाता कहा जाता है। कौन रहे भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक? उनकी जन्म जयंती मनाई गई 30 दिसंबर को, है ना, जन्म तिथि मनाई जाती है। तो डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई, है ना, डॉक्टर विक्रम साराभाई, ये अंतरिक्ष कार्यक्रम के भारत में जनक कहे जाते हैं। 30 दिसंबर जन्म तिथि इनकी मनाई गई, नोट कर लेना, है ना। तीसरा पॉइंट है, अभी हाल ही में 30 दिसंबर को, कौन सी तारीख को? 30 दिसंबर को। ये टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए मिलती रहेगी यूपी पुलिस के एग्जाम तक और लगातार आगे भी। अयोध्या के हवाई अड्डे का नाम बदल करके क्या कर दिया सरकार ने? जो अयोध्या का हवाई अड्डा है, पहले तो अयोध्या के नाम से या भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम से जाना, ऐसा चांस लग रहे थे कि इसी नाम से जाना जाएगा, लेकिन इसका नाम सरकार ने जो नाम रखा है वो क्या नाम रखा? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम रखा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने काय की रचना करी? रामायण की रचना करी थी महर्षि वाल्मीकि जी ने। तो प्रधानमंत्री जी ने 30 दिसंबर 2023 को इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। ठीक है, अगला पॉइंट है शतरंज का टूर्नामेंट होता है फिडे करके। फिडे शतरंज रैपिड का खिताब किसने जीता? अभी हाल ही में मैग्नस कार्लसन ने जीता। मैग्नस कार्लसन कहाँ के रहने वाले हैं? नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। जी, कहाँ के खिलाड़ी हैं? नॉर्वे के। जी, अभी हाल ही में 2023 में जीता है। ठीक है, कौन सा टूर्नामेंट जीता है? शतरंज का, याद रखिए। और शतरंज की उत्पत्ति या शतरंज को दुनिया में देने वाला देश कौन सा है? भारत। ठीक है, गुप्त शासनकाल के समय या गुप्त साम्राज्य के समय, गुप्त डायनेस्टी के समय, जिसकी स्थापना श्रीगुप्त ने करी। पहला शासक श्रीगुप्त या वास्तविक शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने सबसे पहले चांदी की मुद्राएं भी जारी करी थी अपने शासनकाल में। और इन्हीं में आगे चल के एक चंद्रगुप्त सेकंड भी आता है, जिससे विक्रमादित्य या परम भागवत के नाम से, है ना, अलग अलग, या देवगुप्त के नाम से जाना गया, जो कि उपाधि थी इनकी भिन्न भिन्न नामों से। इनके शासनकाल में 9 व्यक्ति अलग अलग विशेषज्ञ विधाओं के रहते थे, जिन्हें क्या बोला गया? नवरत्न के नाम से जाना गया। ठीक है, जिनमें से कालिदास आप पढ़ते हो। तो आगे बात करते हैं, ये देख लिया आपने ITBP, ये भी एक हमारी पैरामिलिट्री फोर्स के अंतर्गत आती है। जैसे CISF बताया मैंने, ITBP कब बनी? ITBP की स्थापना हुई साहब जब चाइना से हमारी लड़ाई होती है। 1962 में ITBP की स्थापना हुई थी, लिख लेना। 1962 के युद्ध के बाद हमें लगा, सरकार को लगा, है ना, राष्ट्रीय स्तर पर जब मंथन किया गया, जब भारत और चीन की लड़ाई हुई, तो हमारे देश को हार का सामना करना पड़ा। बहुत सारे जवान हमारे शहीद भी हुए इंडियन आर्मी के। तो उसके बाद ITBP फोर्स बनाई गई, उसी सीमा को ध्यान में रख करके, इंडियन तिब्बत सीमा को। तिब्बत का मतलब वो जो चाइनीज वाली सीमा है। तिब्बत के ऊपर किसका होल्ड है? चाइना का। तिब्बत में
उस तरफ हमारी एक पर्वत श्रृंखला है, हिमालय की पर्वत श्रृंखला। कैलाश जो पर्वत है वो तिब्बत में स्थित है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है ये। कौन सी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है तिब्बत में? ट्रांस हिमालय फैला हुआ है, जैसे पार हिमालय भी बोलते हैं, और इसी का एक हिस्सा है कैलाश पर्वत, जहां से सिंधु नदी अथवा ब्रह्मपुत्र नदी दोनों नदियां निकलती हैं मानसरोवर वाले हिस्से से। ठीक है, तो जब 1962 की लड़ाई हुई भारत और चीन के बीच में, कौन सी लड़ाई हुई? 1962 की। लाला ये सेट कर दो, थोड़ा सा डिस्टर्ब है। 1962 की जब लड़ाई हुई थी तो उसी लड़ाई को ध्यान में रखने के बाद सरकार ने इसे स्थापित किया था। किसे स्थापित किया था? आईटीबीपी फोर्स को बनाया था सरकार ने, है ना, 1962 में। इस वजह से इसे याद रखना कि स्थापना कब है इसकी? 1962। ठीक है, तो आईटीबीपी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। क्या नाम है इनका? राहुल रसगोत्रा। राहुल रसगोत्रा ये नए महानिदेशक बनाए गए हैं। किसके नए महानिदेशक है? आईटीबीपी फोर्स के, है ना, स्थापना भी लिख लेना। आगे बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में अपॉइंट करे गए हैं, इनका नाम है अरुण बंसाली जी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश अरुण बंसाली जी को अपॉइंट किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, है ना। अब देखो थोड़ा सा इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में बता दूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1866 में स्थापना हुई थी। ठीक है, इनके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे, इसे हटा देता हूं मैं, थोड़ा सा और बताता हूं आपको। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे मॉर्गन करके, नाम था वॉल्टर मॉर्गन, पूरा नाम था इनका वॉल्टर मॉर्गन। ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के, ये भी नोट कर लेना। 1866 में स्थापना हुई थी। आगे बात करें, एशिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है जिसमें 160 न्यायाधीशों की आवश्यकता रहती है। 160 न्यायाधीशों के पद होते हैं। इसकी जो खंडपीठ है वो कहाँ पे? लखनऊ में है। खंडपीठ की बात करें तो कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में इसकी एक यूनिट है या खंडपीठ है। कौन सी हाईकोर्ट की? इलाहाबाद हाईकोर्ट की। ठीक है, ये भी पॉइंट नोट कीजिएगा। आर्टिकल 217 के तहत जो मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट करे जाते हैं वो कौन से? आर्टिकल 217 के तहत, संविधान का आर्टिकल है, इसे भी याद कर लेना। अपॉइंट करे जाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। जैसे इस समय है हमारे चंद्रचूड़ साहब, डी.वाई. चंद्रचूड़, जो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। उनकी अध्यक्षता में एक कॉलेजियम व्यवस्था है, वो अपॉइंट करती है भारत के अलग अलग जो हाई कोर्ट है हमारे, है ना, जिनकी संख्या 24 है भारत में। कितने हाई कोर्ट हैं भारत में? हाई कोर्टों की संख्या, हाई कोर्ट्स की संख्या 24 है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट नोट कर लेना। तो आर्टिकल 217 के तहत अब नए जो जज साहब हमारे उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के अरुण बंसाली जी होंगे। 1866 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले मुख्य न्यायाधीश वॉल्टर मॉर्गन थे। इसकी खंडपीठ कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है खंडपीठ। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है ये। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। वर्ष 2023 के आंकड़ों के अनुसार ये एक डाटा आया है, सबसे अधिक बाघों की मृत्यु, सबसे अधिक हमारा राज्य की राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। राष्ट्रीय पशु कौन सा? हमारा बाघ। तो सबसे ज्यादा इनकी मृत्यु जो हुई है वो कौन से राज्य में हुई है? अभी आंकड़ों में आया है महाराष्ट्र में सबसे अधिक बाघों की मृत्यु हुई है। ठीक है, सबसे अधिक बाघों की मृत्यु हुई है। सरकार लगातार प्रयासरत है अपने स्तर पर, भारत सरकार भी और अलग अलग राज्य सरकारें भी, बाघों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए, है ना। बाघों को ही ध्यान में रख करके, इनकी प्रजातियों को बचाने को लेकर के या पुनर्वास को लेकर के, है ना, या विलुप्त नहीं हो जाएं, इस बात को लेकर के सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने 1936 में एक राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करी, जिसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से हम पढ़ते हैं, जानते हैं, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है, जहां से होकर के रामगंगा नदी बहती है भाई साहब, और रामगंगा गंगा की सहायक नदी है ना। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। किसके लिए की गई थी? बाघों को सुरक्षित रखने के लिए की गई थी। भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, जो कि वर्तमान में रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। और उससे पहले बात करें तो शुरू में हैली नेशनल पार्क था, उसका क्या नाम था? हैली। हैली वो अंग्रेज था, एक हंटर था, शिकार करना उसे पसंद था हैली को, तो वो जंगलों में शिकार किया करता था। तो उसी के नाम से उसी एक इलाके में, उत्तराखंड वाले में, जो नैनीताल के अंतर्गत है, वहाँ पे स्थापना की गई थी। ठीक है, नैनीताल उत्तराखंड का वो हिस्सा है जो धौलाधर पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, माफ कीजिए लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। और नैनीताल में नैनीताल के नाम से झील भी है और नैनीताल का हाई कोर्ट भी है। मतलब उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ पे? नैनीताल में स्थित है। नैनीताल पहाड़ों के बीच में बहुत खूबसूरत एक झील भी है और शहर भी है, मौका लगे तो घूमने जाइए, पर्यटक क्षेत्र है एक तरीके से। ठीक है, तो बाघों की सबसे ज्यादा मृत्यु कहाँ पे हुई है? महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, एक समूह है ओपेक समूह, जो विश्व के पेट्रोल निर्यातक देश हैं। विश्व के कौन से देश हैं? पेट्रोल निर्यातक देश हैं, उनका संगठन है ये पेट्रोल निर्यातक देशों का। ओपेक क्या है? ओपेक है, चाहो तो लिख लेना, पेट्रोल
निर्यातक देशों का, जो पेट्रोल निर्यात करते हैं दुनिया भर में, उनका संगठन है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है, आई थिंक मेरे ख्याल से एक बार चेक कर लीजिएगा, बगदाद में, इराक की राजधानी बगदाद में, या आई थिंक कोई दूसरा भी हो सकता है, मुख्यालय मेरे दिमाग से निकल गया इसका हेड ऑफिस। तो ओपेक का पॉइंट बना है समूह में, समूह से कौन से देश को बाहर कर दिया है? अंगोला नामक देश को बाहर कर दिया है। इस समूह ने कौन से देश को बाहर कर दिया अभी हाल ही में? अंगोला। अंगोला अफ्रीका का देश है। तो ओपेक एक पेट्रोल को निर्यात करने का दुनिया का सबसे बड़ा समूह है ना। इस समूह में वो देश शामिल हैं जिनमें सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन होता है। आप समझ रहे हैं भाई, निर्यात एक्सपोर्ट कौन करेगा? जिसके देश में अच्छा तेल हो रखा होगा वही तो करेगा, जहां नहीं होगा वो कहां से निर्यातक संगठन बना लेगा। तो ये ओपेक संगठन है इसके। ठीक है, अंगोला नामक देश इसने बाहर कर दिया अभी हाल ही में। आगे बात करते हैं 12वां दिव्य कला मेला। मेला है, जो मेले का नाम लिख लेना, दिव्य कला मेला, वर्ष 2023 में गुजरात के कौन से शहर में आयोजित हुआ? सूरत शहर में आयोजित हुआ। काफी प्रसिद्ध मेला है ये सूरत का। ठीक है, सूरत का बहुत प्रसिद्ध मेला है। सूरत की बात करें तो सूरत में दुनिया की सबसे ऊंची सबसे बड़ा या ऊंचा भी कह सकते हैं कारोबार केंद्र खोला गया है, आभूषण कारोबार केंद्र। अभी हाल ही में इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था कुछ दिनों पहले ही। दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण केंद्र, नोट कर लेना, करंट अफेयर्स का पॉइंट है, सूरत में स्थापित किया गया है। ठीक है, और हीरा का भी बहुत बड़ा केंद्र है, डायमंड्स का बहुत बड़ा केंद्र है ना। हीरे पे जो पॉलिश होती है, हीरे की कटाई होती है, उसका भी सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पे है? सूरत में स्थित है। इसके अलावा हैदराबाद भी बहुत प्रसिद्ध है हमारे भारत में, जो कि कोहिनूर का हीरा गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। इस वजह से हैदराबाद को पर्ल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पर्ल सिटी के नाम से, मोती के शहरों के रूप में जाना जाता है हैदराबाद को। इसके इतर सूरत बहुत प्रसिद्ध है। सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। सूरत एक बंदरगाह का भी नाम है, क्योंकि अरब सागर के किनारे स्थित है। सूरत बंदरगाह भी है। इससे दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के समय बहुत सारे लोग हज की यात्रा करने जाते थे। आजकल आयात और निर्यात भी होता है इस बंदरगाह से बहुत बड़े पैमाने पर। ठीक है, ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। इसमें काकरा पावर परियोजना ताप्ती नदी पर और उकाई परियोजना, ये दो बांध स्थित हैं ताप्ती नदी पर ही। कौन से शहर में? सूरत शहर में स्थित है। ठीक है, यह नोट कर लेना। और सूरत कपड़ों की फैक्ट्रियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। आमतौर पे साड़ियों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है सूरत के भीतर। किस चीज का होता है? साड़ियों का उत्पादन सबसे ज्यादा है ना। साड़ियों की फैक्ट्री बहुत है सूरत में। तो ये पॉइंट नोट करना। आगे बात करते हैं भारत महावाणिज्य दूतावास। भारत सरकार ने एक महावाणिज्य दूतावास खोला है। वाणिज्य का मतलब व्यापार से संबंधित है। व्यापारिक दूतावास होगा ये। कौन सा दूतावास होगा? ट्रेड को लेकर के, व्यापार को लेकर के, है ना। तो कहां पे खोला है ये? न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में इस दूतावास की स्थापना की गई है। ऑकलैंड, आप क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट मैचेस, तो ऑकलैंड में बहुत सारे क्रिकेट मैचेस भी होते हैं। खूबसूरत शहर है न्यूजीलैंड का। कौन से देश का है? न्यूजीलैंड का, है ना। तो महावाणिज्य दूतावास ऑकलैंड में स्थापित किया जाएगा। आगे ये आपने सुना ही होगा, इसकी बैंक भी है और बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट है भारत की, है ना। औद्योगिक घराना है भारत का महिंद्रा। तो कोटक महिंद्रा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? CS राजन को बनाया गया। कोटक महिंद्रा के जो नए चेयरमैन, क्या नाम है इनका? CS राजन। ठीक है, आगे बात करते हैं अमृत भारत ट्रेन। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने 30 दिसंबर को, कौन सी तारीख को? ये नोट कर लेना, 30 दिसंबर 2023 को। 30 दिसंबर 2023 को अमृत भारत ट्रेन वर्ष 2023 में अयोध्या से हरी झंडी दिखाई गई। कहां से हरी झंडी दिखाई गई इस ट्रेन को? अयोध्या से हरी झंडी दिखाई गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ये नोट कर लेना। ठीक है, अमृत भारत ट्रेन को। अगले पॉइंट की बात करते हैं UGC। UGC तो नाम सुना ही होगा आपने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशनिंग अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने MPhil की डिग्री को, कौन सी डिग्री को? MPhil की डिग्री की मान्यता को क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। क्या कर दिया है? खत्म कर दिया है। ठीक है, ये नोट कर लेना। आगे बात करते हैं विश्व का पहला 3D मंदिर। विश्व का पहला 3D मंदिर तेलंगाना में स्थापित किया गया है। कौन से राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा विश्व का पहला 3D मंदिर। तेलंगाना के अंदर स्थापित किया जाएगा और तेलंगाना में भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय भी खोला जाएगा। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना, है ना। और अभी जैसा कि मैं बता रहा था, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद, जिसे मोतियों का शहर या पर्ल सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कि कोहिनूर का हीरा गोलकुंडा की खान में प्राप्त हुआ था तेलंगाना में, है ना।
ये पॉइंट नोट कर लेना। तो ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे भाई साहब हमारे करंट अफेयर्स के। इसी तरीके की क्लासें आपको डेली मिलेंगी, जिससे कि करंट अफेयर्स याद करने में आपको दिक्कत या शक या समस्या नहीं आएगी। और फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, इस तरीके से डेली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलेगी। और आप एक नोट्स बनाएं, एक कॉपी बनाएं, उसी में सभी प्रश्नों को नोट करते चलें, जिससे कि जब आपका एग्जाम होगा तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। उसी कॉपी को बार बार आप रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, ये हमारा दावा है, गारंटी है। लगातार आप जुड़े रहिए और नोट करते रहिए सारे प्रश्नों को। अगली क्लास में आपसे मिलेंगे, शेयर करते रहिए और लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। यदि आप नए हमारे सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, सभी अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे।